हाय हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश कुमार। आप लोगों को जो मैराथन कोर्स जो चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए, उसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का जो टॉपिक है औरंगजेब। तो हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब पहले जो आता है, औरंगजेब से पहले शाहजहाँ के बाद औरंगजेब को बहुत तरह की युद्ध करना पड़ता है अपनी सत्ता को लाने में। जैसे दारा शिकोह से उसे 1658 में युद्ध करता है। दारा शिकोह के कारण दारा शिकोह को वह हरा करके फिर क्या करता है कि औरंगजेब यहाँ सत्ता पर आता है। उसने क्या करता है कि फिर क्या करता है कि शाहजहाँ को उसने कैद कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि औरंगजेब का जो पीरियड है वह स्टार्ट होता है। और औरंगजेब जो था वो बहुत क्रूर व्यक्ति था, इसीलिए इसके बारे में जो जितनी बुराइयां हैं वह इतिहास में तो ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन एग्जाम में उससे बहुत कम पूछा जाता है। तो इसीलिए हम उसी पॉजिटिव एग्जाम में अक्सर जो है किसी भी एग्जाम में वह पॉजिटिव पॉइंट को ही पूछा जाता है, न कि निगेटिव नकारात्मक चीज़ को। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उसी से मैंने बहुत शॉर्ट करके क्या किया है कि औरंगजेब के बारे में जो है उसके बारे में मैंने यहाँ क्या किया है कि इसको एकत्रित करके और आप लोगों के सामने ला रहा है। देखिए, इसका परिचय जो होता है, जन्म इसका 1618 में दोहद में उज्जैन में होता है। इसके पिता होते हैं शाहजहाँ, माता मुमताज महल जिसको आरजुमान बानो बेगम बोलते हैं, जिसके नाम पर ताजमहल बना है। इसका राजा अभिषेक जुलाई 1668 में होता है। उपाधि इसका एक चीज याद रखिएगा, इसका उपाधि बहुत लंबा होता है, अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन, अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। तो इसको याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दिया कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या है तो इस चीज को क्या कीजिएगा कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो नाम सबसे बड़ा होगा वही नाम इसका है। इसके गुरु जो थे वो पीर मोहम्मद हकीम, पीर मोहम्मद हकीम इसका गुरु थे। और इसी से क्या करता था कि वह औरंगजेब बहुत ज़्यादा धार्मिक, मुस्लिम के लिए बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का लोग था, हिंदू के लिए नहीं। हिंदू का वह कट्टर विरोधी था। और उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, दौलताबाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। दौलताबाद वह जगह होता है, दौलताबाद वह जगह होता है सिकंदरा, दौलताबाद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखिए। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होता है, कट्टर सुन्नी मुसलमान। 1665 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ये देखिए इसकी कितनी बड़ी गलती थी। वह धार्मिक प्रति कितना दूसरे को धार्मिक को इज्जत नहीं। ये एक ऐसा शासन हुआ जो आकर के मुगल वंश की सारा को तहस नहस करके चल गया। 1665 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दरबार में जो संगीत और नृत्य हुआ करते थे उस पर वह बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। वह दारू मांस मदिरा सारे चीज पर उसने क्या किया कि माने की बंदिश लगा दी कि यह नहीं करना है। और यह सारा जो उसका गणित है, इसका जो गुरु था पीर मोहम्मद हकीम, उसके कहने पर, क्योंकि उससे वह बहुत प्रभावित है, उसने कुरान को शासन का आधार बनाया। उसने कुरान को आधार बनाया और उसी से वह उसने क्या किया कि शासन करना स्टार्ट किया। कुरान से शासन का अधिकार बनाने का मतलब ये हो गया कि उसने क्या किया कि कुरान के जो नीति नियम जो कठोरता है, जो हमारे लिए नहीं है, हिंदू के लिए या अदर धर्म के लिए, जो मुस्लिम के लिए है, उसके लिए उसने नियम बनाया और इसको जबरन क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर थोप दिया। उसने नवरोज, तिलक लगाना, सिजदा, पाबोस, नवरोज जो जानते हैं, नवरोज जो एक त्यौहार होता था, जिसको क्या किया था कि नवरोज एक त्यौहार होता था, उसको क्या किया कि इसने बंद करवा दिया। नवरोज जो फारस का जो एक त्यौहार होता था उसको भी इसने बंद कर दिया। किसी आदमी को तिलक लगाना, सिजदा और पाबोस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जजिया कर या पुनः लगाया। 1675 ईस्वी में जजिया कर इसने क्या किया कि फिर से लगा दिया। जजिया कर जो वही जो हिंदुओं के ऊपर जो कर, हिंदुओं के जो धार्मिक के ऊपर जो कर लगता था उसी को हम लोग जजिया कर बोलते हैं। जजिया कर और जकात दो चीज याद रखिए। जकात जो था वो मुस्लिमों के ऊपर लगने वाला कर था, धार्मिक कर, और जजिया जो था वो हिंदुओं के ऊपर लगने वाला, लेकिन जकात को नहीं, इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया। उसने दारुल हर्ब यानी मुसलमानों का देश वो घोषित करना चाहता था। दारुल हर्ब मुसलमानों का देश और दारुल इस्लाम, इस्लाम का राज,
यह कायम करना चाहता था और इसके लिए इसने यह संस्था बनाई थी। वह नैतिक स्तर पर काफ़ी ऊंचा था, वह मुसलमानों के नज़र में वह काफ़ी ऊंचा था, इसीलिए मुसलमान उसे जिंदा पीर कहा करते थे। उसका प्रमुख विद्रोह देखिए, जाट विद्रोह। जब इसने क्या किया कि धार्मिक प्रवृत्ति को इस तरह से नुकसान करना स्टार्ट किया तो जाट विद्रोह हो जाता है, जिसमें पहला संगठित विद्रोह होता है और प्रथम विद्रोह जो होता है गोलकुंडा में होता है। गोलकुंडा में प्रथम विद्रोह गोलकुंडा के नेतृत्व में, दूसरा विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में और तीसरा जो होगा चूड़ामल के नेतृत्व में। ये 3 लोगों के नेतृत्व में जाट विद्रोह होता है। उसके बाद आते हैं सतनाम मित्रों का विद्रोह। मेवात क्षेत्र में विद्रोह यानी कि धार्मिक मुद्दे पर, यह धर्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए मेवात क्षेत्र में भी विद्रोह होता है, जिसको हम लोग सतनाम मित्रों का विद्रोह बोलते हैं। सिख विद्रोह, औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने। देखिए, तेग बहादुर को अब बार बार फोर्स करता था कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए, लेकिन यह इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किए, जिसके कारण इसको क्या किया कि इनको हत्या कर दी गई। राजपूतों का विद्रोह, कट्टर नीति के कारण मेवाड़ जो आप लोग जान रहे हैं, वह क्या करता था कि वह राजा का ही एक क्षेत्र था। आप लोग जान रहे हैं मेवाड़ और जयपुर जो भारमल थे, जो जोधाबाई थी, वह औरंगजेब की पत्नी थी, तो उसने भी क्या किया कि विद्रोह कर दिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरपंथी विचार इसका था। उसके बाद मराठा विद्रोह, पुरंदर की संधि हुई 1665 में शिवाजी द्वारा और राजा जय सिंह के बीच हुआ। फिर मराठा के साथ इसका विद्रोह हुआ राजा जय सिंह के साथ, और वहाँ पर होता है पुरंदर की संधि। फिर शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि शिवाजी को धोखों से बुलाया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है। फिर यहाँ से कहते हैं कि संभाजी शासक बना और संभाजी की हत्या हो जाती है। अब देखिए दक्षिण भारत का विजय, बीजापुर में उसने 1686 में जीता, गोलकुंडा 1687 में। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब प्रसिद्ध हुआ? ये क्यों कब प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीतते जा रहा है, लेकिन इसको मराठा ने इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशान किया कि इसको कब प्रसिद्ध हुआ। इसके अन्य बिंदु में देखिए जो इम्पोर्टेंट है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, मुगल सेना में उस समय जो औरंगजेब के समय वो सर्वाधिक सेनापति 33% सेनापति हुआ करता था। हिंदुओं पर कर विभाजित, हिंदुओं पर जो कर था, सिर्फ हिंदुओं पर कर था, उसकी व्यवस्था को देखिए। हिंदुओं पर कर विभाजित आय 200 दिरहम, अगर 200 दिरहम आपकी आय अगर सालाना है तो उस पर 12 दिरहम सालाना टैक्स देना पड़ता था सरकार को। उसके बाद 200 से 10,000 के बीच में आपको है तो 24 रुपया प्रति वर्ष आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10,000 से अधिक है तो 48 रुपया प्रति वर्ष आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि औरंगजेब का जो काम है वो खत्म हो रहा है। औरंगजेब को हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी शासन व्यवस्था, मुगल वंश की शासन व्यवस्था किस तरीका से चलता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था किस तरीका से था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला था वो केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और सूबा सरकार, परगना, दस्तूर और ग्राम के विभाग में। इस तरीके का शासन व्यवस्था यहाँ पे हुआ करता था। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में था, उसमें था कि राजा प्रमुख होता था, वकील ए मुतलक का पद, यह सबसे वरिष्ठ पोस्ट होता था। वह केंद्रीय राजा प्रमुख होता था, वकील ए मुतलक का पद होता था। इसके प्रमुख अधिकारी जो थे वो मीर बख्शी कहते थे। मीर बख्शी कहते थे जो सेना का प्रधान होता था। सद्र उस सद्र, धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ, धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ होते थे। धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ। मुहतसिब या लोक आचरण को देखता था कि यहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है, इसमें लोगों का आचरण किस प्रक्रिया से है, इसका व्यवहार किस प्रकार से है, इसको हम लोग बोलते थे मुहतसिब। मीर ए समान, बादशाह के दैनिक कार्य को पूरा करने वाला एक अधिकारी होता था, इसको हम लोग बोलते थे मीर ए समान। मीर बादशाह का जो दैनिक कार्य का जो चीज़ है, उसकी आवश्यकताओं का जो पूरा करता था, उसको हम लोग बोलते थे मीर समान। उस समय बोलते थे मीर मुंशी। शाही पत्रों को लिखता था, इसको याद रखिए, भी आइए। मीर मुंशी शाही पत्रों को लिखता था। और मीर बहर, मीर मुंशी और मीर महर, यह जल मार्ग एवं नौ सैनिक, क्योंकि उस समय जल मार्ग की भी व्यवस्था हो गई थी। औरंगजेब का पुर्तगाली यहाँ पे आ चुके थे,
तो इस समय 1498 में पुर्तगाली यहाँ पे आ चुके थे, तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्था हो चुकी थी। तो इसीलिए जल मार्ग एवं नौसैनिक का व्यवस्था को हम लोग बोलते थे मीर बहार। देखिए इसका विभाजन किस प्रकार से, पहला था साम्राज्य, उसके बाद सूबा, मेन जो इसका जो केंद्र में था वह साम्राज्य, जिसको हम लोग केंद्रीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद सूबा होता था, उसके बाद सरकार होता था जिसको एक जिला के रूप में करते थे। उसके बाद फिर आता था परगना, परगना के बाद आता था दस्तूर, और दस्तूर के बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। तो इसीलिए यह सबसे छोटी इकाई ग्राम था। अब देखिए प्रांतीय शासन व्यवस्था में क्या होता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था में जहाँ पे सूबा होता था, प्रांत को ही सूबा बोलते थे, सूबा। सूबा में क्या होता था कि सूबेदार होता था, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये सूबे का सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह सूबेदार कहलाता था। उसके बाद आता था दीवान, सूबे का वित्त अधिकारी होता था। वह सूबे का जो वित्त मामला का जो कर वसूलने का जो काम होता था वह दीवान का काम था। उसके बाद आता था बख्शी, सेना की देखभाल करना, जो भी सूबे में जो भी सेना हो उसकी देखभाल करना, वह बख्शी का काम था। उसके बाद आता था कोतवाल, जो सूबे की घटना को नियंत्रित करता था। कोतवाल वही कोतवाल जो थाना में कोतवाल होता है, वही कोतवाल व्यवस्था उस समय थी, जो सूबे घटना को नियंत्रित करता था। सदर और काजी, सूबे का न्याय अधिकारी होता था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, सदर और काजी सूबे का न्याय अधिकारी होता था। जो सूबा एक प्रांत होती थी जो उसका क्या करता था कि वह न्याय अधिकारी होता था। उसके बाद आता है सरकार। सरकार में जो आता था जिला में जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था वह फौजदार होता था, जो कानून व्यवस्था को देखता था। और खजानदार, फौजदार और खजानदार जो खजांची होता था, जो भी वहाँ पे टैक्स वसूला जाता था उसको सरकार देखता था। उसके बाद आता था परगना। परगना में क्या होता था कि सिकदार होता था, जो सैनिक अधिकारी। परगना जो होता था वो जिला से छोटा ब्लॉक लेवल का एक संस्था होते थे, जैसे जिस तरह से अभी ब्लॉक लेवल है उसी स्थान पर उसका क्या होता सिकदार होता था, जिसको हम लोग सैनिक अधिकारी बोलते। सिकदार, कानून, पटवारी का प्रधान जिसको हम लोग कानून को बोलते थे परगना में। और गांव जो होता था वह सबसे छोटा संस्था होती थी, जिसका मेन जो होता था वह सर्वे सर्वा वो ग्राम प्रधान होता था। अब आते हैं भूमि का कर। भूमि के कर में हम लोग देखते हैं किस तरीका से भूमि का कर लगता था। देखिए भूमि का प्रकार में था पहला पोलोज, हर वर्ष खेती होती थी। पोलोज भूमि उसको बोलते थे जहाँ पे हर वर्ष खेती होती थी। दूसरा आता था प्रति, 2 वर्ष बाद खेती होती थी। प्रति को क्या करता था कि 1 वर्ष खेती माने कि 1 साल खेती की और उसको 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, उसको हम लोग प्रति बोलते थे। तीसरा जो आता है वह चाचर जो भूमि होता था उसको हम 3-4 वर्ष के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया जाता था, फिर उस पर खेती करते थे। तो उस पर पहला चाचर 3-4 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। चौथा जो भूमि होता था वह बंजर होता था, वह खेती योग्य नहीं होता था। तो इस सब विभाजन को क्यों किया जाता है? इस सब विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि वो भूमि का बंटवारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। अब आते हैं कृषक वर्ग किसान किस तरीका का होता था? वो खुद कास्ट होता है, जो खेतीहर किसान होता था, जो प्रमुख खेती पर ही डिपेंड रहता था, उसको खेतीहर किसान बोलते थे। कुछ किसान ऐसे होते थे जो राजा के साथ काम भी करते थे सैनिक में, और आकर के बाद में खेती भी करते थे, जिसको मनसबदारी प्राप्त था, जो राजा के द्वारा दिया गया भूमि प्राप्त था। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कृषक वर्ग में खुद कास्ट, यह सिर्फ खेती ही कर रहा था, यह किसान प्रवृत्ति का लोग था। उसके बाद देखते हैं पाही कास्ट जो होता था वह क्या करता था कि किसी का जमीन बटाईदार लेकर के बटाया, खुद कास्ट का जो जमीन होता था उससे जमीन लेकर के और हर साल उस पर खेती करता, उससे आधा उपज उसको देता, आधा अपने पास करता। तो उसको हम लोग पाही कास्ट बोलते थे। उसके बाद एक आता है मुजारियान जो होता था वो खुदा कष्ट के जमीन किराए पर लेता और उस पर खेती करता था। तो इसको मुजारियान, इन तीनों को याद रखिएगा, कृषि से रिलेटेड है, पूछ देता है। उसके बाद भूमि कर किस तरीका से लगता था? देखिए पहला जो भूमि था वो खालसा भूमि या शाही भूमि था। खालसा भूमि को शाही भूमि बोलते थे। उसके बाद जागीर भूमि, वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूमि, जो वेतन के रूप में जिसको अगर कोई सरकार के पास काम कर रहा है, राजा के पास काम कर रहा है, तो उसको वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था, उसको वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूमि जिसको जागीर भूमि बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं सयूर गाल जो होता है, सयूर गाल जो अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि होती
होती थी, इस पर कोई लगान नहीं लगता था। इस भूमि पे लगान लगता था, इस पर भी लगान लगता था, लेकिन इस पर कोई लगान नहीं लगता था। अब एक हम लोग इसमें देखते हैं, एक 10 साल व्यवस्था का भी इस्तेमाल होता था, जो हम लोग पहले पिछले वीडियो में देखते थे। सॉरी, देखिए, एक इसमें जो व्यवस्था था और 10 साल व्यवस्था था। एक 10 साल व्यवस्था भी होता था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 10 साल व्यवस्था बेसिकली टोडर मल दिया गया था। टोडर मल दिया गया यह व्यवस्था था। इस व्यवस्था में क्या होता था कि कृषि का जो 5 से 10 वर्ष में जो आपका जो कृषि से जो उपज हुई, उसका कर 1/3 भाग आपसे एक बार ही लिया जाता है। इससे क्या फायदा होता था टोडर मल व्यवस्था कि बारिश आपदा के कारण जो भी फसल बर्बाद हो गई, उसकी पूर्ति क्या करता था कि किसान जो अगले वर्ष कर लेता था, और 3 से 4 वर्ष के अंतर में हुआ क्या करता था कि उसको कर जोड़ करके 3-4 से लेकर के 10 वर्षों के अंतराल के अंदर, माने कि 10 वर्षों के अंतराल के अंदर क्या करता था कि वह बाद में ही इस कर को पूरा कर देता था। तो इसको हम लोग 10 साल व्यवस्था बोलते थे। ये भी व्यवस्था जो था, 10 साल व्यवस्था भी मुगल काल में सबसे अच्छा व्यवस्था था। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि मुगल शासन व्यवस्था को मैंने देखा। इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल के बाद जो आता है, जो छोटा छोटा जो विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आपको अच्छा लगता है तो, और इस लोगों में शेयर कीजिए और मेरे मुहिम को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।